जी अगेन वेलकम। अभी मायरा का मतलब आपको कनेक्ट नहीं हो सका, तो अभी हमारे साथ इफ्रा अवान भी हैं ऐड। उन्होंने अभी फाइनल ईयर के पेपर देने हैं। उनकी लास्ट ईयर भी माशाल्लाह पोजीशन आए थे यूएचएस में, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपने भी दुआ करनी है कि इस साल भी पोजीशन है। इफ्रा अपना इंट्रोडक्शन करवा देना और अपनी तैयारी का बता देना बच्चों को थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही है अब। मेरा नाम इफ्रा वान है और मैं आरएलएमसी से हूँ और मैं 3rd ईयर और 4th ईयर की पोजीशन होल्डर हूँ यूएचएस की। और अभी हम लोगों के प्रॉफ नहीं हुए, डिले हो गए हैं, तो हम लोगों के प्रॉफ 2 अगस्त से हैं। तो सब लोग फाइनल ईयर के लिए प्लीज दुआ करना ज़्यादा सारी। पहले इतने डिले हो गए हैं प्रॉफ, तो अब अच्छे पेपर्स आ जाएं और अच्छे प्रॉफ हो जाएं। और तैयारी तैयारी हम लोगों के अभी सेंड अप्स हो रहे हैं और आज हम लोग का लास्ट रिटर्न था रिसर्च का, और नेक्स्ट वीक से हम लोगों के वाइवास हैं। तो तैयारी जो है चल रही है तैयारी अभी, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर करना ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग बस यही है कि स्टार्टिंग से लेके चलना सारे स्टेप, ये जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको स्टार्टिंग से लेके चलना। जैसे ये पीपी सीपीआर जैसे सब्जेक्ट्स हैं ना, ये रह जाते हैं एंड टाइम तक, फिर वो रह ही जाते हैं, वो लटक जाते हैं कि बाद में कर लेंगे। तो आप इन छोटे सब्जेक्ट्स को भी ना पहले से ही लेके चलना। और स्टार्टिंग में ये ज़रूर कोशिश करना कि जो बड़ी बुक्स है ना, उनको एक दफ़ा रीड दे लो, क्योंकि एंड पे बड़ी बुक्स पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं होता। एंड पे ये जो शॉर्ट बुक्स हैं एनपीटी वगैरह और स्लाइड्स वगैरह, यही कवर हो जाए बड़ी बात है। लेकिन अगर आपने एमसीक्यूज अच्छे करने हैं ना, तो आप लोगों को एक दफ़ा जो रिकमेंडेड बुक्स है ना, वो एक दफ़ा ज़रूर रीड करनी पड़ती हैं। तो जो PT2 की और PT3 की जो बड़ी बुक्स है ना, उनको ज़रूर एक दफ़ा रीड कर लेना आप लोग अभी से स्टार्टिंग में। और जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना, ये एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है, इजी, ये मुश्किल नहीं है। इसमें सारी वही मेडिसिन वाली डिजीजेस हैं और वही बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इसको थॉरली रीड करना पड़ता है, और ये वरना एक्सटेंसिव है, तो इन पे मुश्किल हो जाता है रीड करना। तो इसको ना आप लोग अभी से रीड करना स्टार्ट कर लो, ताकि आप लोगों की बेसिक्स जो है ना इसकी स्ट्रांग हो जाए। और इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं डिफरेंट रीजन्स के, और बहुत सारे जो जितने भी रीजन है ना, उनके जो क्लूज टू स्क्रीनिंग है वो जरूर पढ़ना, वहां से कॉन्सेप्ट्स लेना सबके, ताकि आप लोगों को मस्कुलोस्केलेटल और जो सिस्टेमिक सिम्टम्स है ना, उनको डिफरेंशिएट करना आ सके। तो इस तरह बस आप लोगों ने अभी से बड़ी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करनी है, ताकि एंड टाइम तक आते आते वो कवर हो जाए। और जो रिसर्च है ना, रिसर्च को टाइमली कंप्लीट करना है। अगर आप लोग रिसर्च टाइमली कंप्लीट कर लोगे ना, तो एंड पे आप लोगों के पास बाकी चीजें पढ़ने का टाइम अच्छा खासा बच जाएगा। तो रिसर्च जरूर साथ साथ लेके चलना। जो आप लोगों की एंड डेट्स होती है ना, जो आप लोगों को डेडलाइन मिलती है हर चीज के, टॉपिक सिलेक्शन की, और उसके बाद साइनॉप्सिस की, उसके बाद उसका डिफेंस की, थीसिस की, वो टाइमली काम करते जाना, ताकि उसमें मसला ना हो आप लोगों को। ठीक है? और बाकी कुछ आप लोगों को ना समझ आए तो वो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू इफ्रा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जी मेरा आप थोड़ा सा आखिरी सब्जेक्ट का बता दें, उसके बाद फिर कुछ बच्चों ने कहा है कि हमें टॉपिक सिलेक्शन का बताना है थोड़ा सा, तो वो ब्रीफली गाइड कर दीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा, हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस और सीबीआर पे थे। तो जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो मैं आपको जैसे बताया कि जो बुक आपकी रिकमेंडेड बुक है, इसी में से एमसीक्यूज आते हैं। इसको आपने ऑलमोस्ट इसकी कोई भी लाइन आ जाती है एज एन एमसीक्यू, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा खुद पढ़ते हुए अपने दिमाग का यूज करना है कि ये लाइन एमसीक्यू के तौर पे आ सकती है, इसका क्या पॉइंट एज एन एमसीक्यू आता है। बाकी जब आपका एग्जाम्स होंगे या आपके टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे, इससे आपको और फर्दर क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसको और अच्छे से हम कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन उसकी हर एक लाइन एज एन एमसीक्यू आ जाती है, उसके टेबल्स भी आ जाते हैं एमसीक्यू के तौर पर। इसीलिए ये बुक भी थॉरो रीडिंग मांगती है। आप ऐसा कर सकते हो कि डेली के इसके 2-4 पेजेस रीड करो, एमसीक्यू के लिए हाईलाइट करो, अगले दिन फिर पिछला रीड करो और फिर नेक्स्ट पे जाओ। ठीक है? तो ये याद नहीं होती इतने अच्छे से, इसको बार बार रिपीट करके रीड करना पड़ता है। यही ज्यादा सूटेबल तरीका होता है। लेकिन जो बच्चे क्रैमिंग में अच्छे हैं, जिनकी मेमोरी अच्छी है, वो इसको याद भी कर सकते हैं, वो उनके लिए अगर आसानी है तो। ठीक है? उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन
हाँ, इसके जैसे हाफिज भाई ने बताया कि इसके नोट्स हैं थोड़े से वो अजीब से हैं, बहुत ड्राई से नोट्स हैं, क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। उसमें हिस्ट्री बताई हुई है और इसमें लेकिन ये है कि उसको लास्ट पे ज्यादातर पढ़ाते हैं इस सब्जेक्ट को, सीबीआर को। तो अगर आपको तब पढ़ाया जाए तो ये नहीं करना कि आप तब भी ना पढ़ो, अगर अभी नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, जब पढ़ाया जाएगा तब साथ साथ पढ़ लेना इसको। इसको भी वैसे ही है कि समझने वाला इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लास सुन रही हूँ, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स ही एक्सप्लेन्ड है। तो वो आपको भी पता है कि कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिटेन ही करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, उसके लिए आपके पास कोई तरीका नहीं होता कि आप उसको याद रखो, ठीक है। उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। और इसके बाद इसकी एक बुक भी है सीबीआर की, उसमें से भी आ जाता होता है। हमें पढ़ाई की थी वो बुक, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। उसमें लास्ट वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कंडीशंस लिखी हुई हैं उनकी, क्लिनिकल सिम्टम्स एंड, और उसमें ये भी होता है कि वो बुक के कई साइंस एंड सिम्टम्स या कई बातें ऐसी हैं जो हम जनरल नॉलेज तो हमारी होती है, तो हम तो इसलिए इस बुक को रीड करना भी जरूरी है। हमें तो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन दोनों में से ही नहीं आया था, हमें पीडियाट्रिक्स की बुक में से एमसीक्यूज आए हुए थे। तो अगर हमारा PT3 का पेपर पहले हो जाता तो वो हमें बहुत आसान लगता, लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि पहले सीबीआर का था और हमें, मतलब बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह से मत करना कि आप टॉस को फॉलो कर रहे हैं या आप टोटली पास पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं। यूएचएस बहुत ही फाइनल ईयर में हमारे साथ तो उन्होंने ऐसे ही किया था कि जो सब्जेक्ट है उसका टॉस भी चेंज कर दिया, रेशियो ऑफ क्वेश्चंस वो भी चेंज कर दी। उसके अलावा कोई बुक है तो उसमें से उठा के दे दिया है, किसी और बुक सब्जेक्ट का किसी और बुक से उठा के दे दिया जो भी उससे रिलेटेड है। तो इसलिए आपने सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। तो ये अब ऐसा है कि आप लोग अभी से अपनी फाइनल ईयर को साथ साथ लेके चलें। कोई भी बच्चा ऐसा सोचने की भी गलती ना करे कि वो आखिरी 2 माह में पढ़ के पास कर सकता है, क्योंकि ये नामुमकिन है। आप लोग जब तक आपने साथ साथ नहीं पढ़ा, फाइनली डिप्रेशन भी बहुत देगी अगर आपने पढ़ा नहीं होगा। तो जो बच्चे साथ साथ पढ़ लेते हैं उनका डिप्रेशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी नजरों से ये चीजें गुजरी हैं, एक गो थ्रू किया हुआ है, पढ़ लेंगे याद हो जाए, साथ साथ टेस्ट होंगे, वो उनके लिए ईजी हो जाता है। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग जल्दी से पूछ लें, फिर मैं आपको रिसर्च के हवाले से थोड़ा गाइड कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक एक करके सारे क्वेश्चंस कर लें, उनका आंसर दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था। ये सायरा अफजल के बारे में आपने बताया, तो ये काइंडली इसका मुझे दोबारा बता दें, ये मिस हो गया था। क्या चीज? मैम इसकी गाइडलाइंस जो आपने सायरा अफजल से बताई थी उसके बारे में काइंडली दोबारा बता दीजिए, वो मिस हो गया। अच्छा, सायरा अफजल से कुछ ज्यादा जो डिफरेंट चीजें हैं इब्राहिम से और रिहैब रिसर्च से पढ़ने वाली, वो उसकी एथिक्स वाला चैप्टर है, उसका लास्ट चैप्टर है, मुझे उसका नाम नहीं याद, लेकिन वो लास्ट चैप्टर है, बस मुझे ये याद है। और उसके अलावा हाँ, आप सैम्पलिंग और स्टडी डिजाइन को भी सायरा अफजल से एक दफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सायरा अफजल में जरा एग्जांपल्स ज्यादा क्लियर लिखी हुई हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के दरमियान डिफरेंस वो भी सायरा अफजल में अच्छा लिखा है। क्वालिटेटिव स्टडीज की टाइप्स वो भी उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो आप वहां से मैंने पिक किए हैं, वहां से करने वाले हैं, जो कि आपको दूसरी बुक्स में ना मिलेंगी या बेहतर इधर है। तो ठीक है, क्लियर। और मैम एक और चीज पूछनी कि हमारे कॉलेज वाले कह रहे हैं कि जैसा पीच हो गया और जीरियाट्रिक्स, ये सब स्लाइड्स या नोट्स में से करें आप, बुक की एज सच कोई मतलब इतनी नहीं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, मतलब कि नोट्स और स्लाइड्स में से इनफ है अगर हम कर लें, पीड्स हो गया जैसे जीरियाट्रिक्स हो गया। हाँ, हर कॉलेज का अपना मेथड
एक ओवरऑल गाइडलाइन दी है कॉलेज में। अगर आपकी स्लाइड सब कवर कर रही हैं और आप स्लाइड से पढ़ सकते हो तो पढ़ो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि कुछ कॉलेजेस की स्लाइड्स वो बहुत डिटेल्ड होती हैं, उसके लिए फिर बच्चों को बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती, तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको स्लाइड से इजी याद होता है स्लाइड कर लो, बुक से इजी याद होता है बुक कर लो। जी लेकिन ठीक है। ये जैसा ना हो कि अगर गानी स्पोर्ट्स का भी यही कहा गया है कि नोट्स होंगे या स्लाइड्स होंगी, इनफ है वो। हाँ, तो अगर वो डिटेल्ड इनफ है तो ठीक है, आप कर लो उसको फॉलो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वो आपकी मर्जी है, क्योंकि बुक को फॉलो, क्योंकि एक जनरल सबको तो हमने बुक का ही बताना होता है ना कि आपने बुक को पढ़ना है, क्योंकि बुक हमारी रिकमेंडेड होती है और हम पढ़ते भी ज्यादा बच्चे उसी में से। सॉफ्ट में या स्लाइड में हर एक को आसानी भी नहीं होती है पढ़ने में। तो अगर आपकी स्लाइड्स और आपके नोट्स कवर कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये वो बस एक सेफ साइड में इसीलिए पूछी थी कि इंसान सेफ साइड पे रहता है कि अगर इनफ नहीं है तो बुक फिर ले ली जाए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। जी हाफिज भाई, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में तो आप बता सकते हैं प्लीज। हाँ, इसमें यही है कि एक बार आप बुक जरूर रीडिंग करो, उसके बाद स्लाइड याद करो। याद आप स्लाइड्स करो लेकिन बुक पढ़ लो एक बार। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने फाइनल ईयर जस्ट एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़नी, आपने जब आगे इंटर्नशिप हाउस जॉब करनी है उसमें भी फिर आपने काम करना है। तो वो हाँ स्लाइड्स में पढ़ा एग्जैक्ट, हुआ आपके काम नहीं आएगा, वो बुक्स का पढ़ा हुआ आपके काम आएगा। क्योंकि जी स्लाइड्स रिटेन भी नहीं रहती हैं। स्लाइड्स जो है ना जल्दी भूल जाती हैं, याद किया आपने भूल गए। बुक का ही याद किया हुआ एक नेचुरल फिनोमिनन है कि जो चीज आप बुक से याद करते हो ना वो रिटेन रहती है। और अगर आप ये बुक्स अच्छे से पढ़ लोगे ना तो फाइनल ईयर में, जब आपको फाइनल ईयर के बाद जब आप ग्रेजुएट होके फील्ड में आओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने फाइनल ईयर में कुछ सीखा है और डिफरेंस है आपकी बाकी पिछले 4 साल में और आपके फाइनल ईयर में। मगर मेहनत करके फाइनल ईयर अच्छे से पढ़ोगे तब। और इसमें एक और चीज़ है, आप जिस भी कॉलेज में हो, आपने अपने टीचर का सर खा लेना है कि हमें कुछ सिखाएं। मोस्टली टीचर यही कहते हैं नेक्स्ट आप पढ़ ले, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बाद में बताएंगे। तो आपने प्रैक्टिकल लाजमी करना है, लाजमी करना है, लाजमी करना है। आपने अपने टीचर बिल्कुल। का सर खाना है कि हमें करवाएं, हमें पढ़ाएं ना हमें करवाएं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम है आपको बताना। अब आपने आगे अपने टीचर को खुद काम करना है कि हमें करवाएं, तो क्योंकि आपका इसी में फायदा है। बाकी किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते। सारे सोए हुए हैं। नहीं सर, जाग रहे हैं। पूछना है तो पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम एनपीटी का रिपीट कर दें काइंडली। एनपीटी जो है ना उसको आपने, उसके कुछ पोर्शंस हैं जो आपने लाजमी करने हैं। पीडियाट्रिक्स वाला पोर्शन वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो थॉरली सारा करना है। जीरियाट्रिक्स वाला वो पोर्शन वो भी आपने करना है। ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स वो मैंने आपको बताया कि आप वो समराइज्ड है सारा उस सुलेमान का ही, तो आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन उससे समझ नहीं आती तो उस सुलेमान को डिटेल में पढ़ के आप फिर पढ़ सकते हो, ज्यादा अच्छा समझ आएगा वो। फिर ये होगा कि फाइनल में रिवीजन में आसानी हो जाएगी। स्किन वाला पोर्शन उसमें बर्न आपने एनपीटी से करना है, ठीक है। बाकी वो इंटेगुमेंट्री वाली बुक में से आपको बता दे रहे। और कार्डियोपल्मोनरी ये पोर्शन भी आपने एनपीटी से नहीं छोड़ना। थैंक्स मैम। जी, किसी और ने कुछ पूछना हो। अभी ये आपका इंट्रोडक्टरी है हमारा सेशन, इसके बाद इंशाल्लाह मजीद हम रखेंगे ताकि डिटेल से आपको बता देना, ताकि हर बुक में से फिर हमको आपको बताएंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ग्रुप में भी बताते रहेंगे। और इंशाल्लाह सेशन भी रखेंगे, उसमें भी आपको बुक्स अंडरलाइन करवा देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी करवाया तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि अभी आप में से मैक्सिमम लोगों ने बुक्स भी नहीं ली होंगी।
किसी और ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, अदरवाइज मायरा आपको रिसर्च का गाइड कर देंगी, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन सबका वही था कि हमें टॉपिक के बारे में गाइड करना। मायरा आप स्टार्ट कर दो। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है बच्चे, आपने ये जो दो बुक्स पूछी हैं मैंने तो इनके बारे में नहीं सुना, लेकिन कार्डियोपल्मोनरी के लिए जेनिफर और टाइडीज इनफ है। एनपीटी और मतलब एनपीटी में सारा बेसिक लिखा हुआ है और हमारा सिलेबस सारा जेनिफर से बना हुआ है, तो जेनिफर भी काफी, जेनिफर और टाइडी के 2-3 चैप्टर्स हैं, मोर देन इनफ, आपका कार्डियोपल्मोनरी का क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो आप लोगों का रिसर्च है फाइनल ईयर में, ये एक ऐसा मैम आवाज नहीं आ रही। मायरा आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन कम बेहतरीन तरीके को अपने करके साइड पर टाइम आए, टाइम crunch के चक्कर में ना पड़ना पड़े, क्योंकि रिसर्च के बहुत सारे स्टेप्स हैं, टाइम टेकिंग चीज है, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी खत्म होगा और उतना जल्दी आपका फायदा है। ठीक है, तो बेसिक स्टेप रिसर्च का क्या है? सबसे पहले आपको जो चीज कही जाएगी आपके कॉलेजेस में कि आप अपना टॉपिक रिसर्च का जो है वो लेके आए। द स्टेप नंबर 1, ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मायरा आपकी आवाज कट रही है। आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन उनका डिस्कनेक्ट हो गया। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, थोड़ी देर में वो कनेक्ट हो जाएंगे। आप में से कितने लोगों ने रिसर्च स्टार्ट कर दी है या कुछ सर अभी सोच लिया स्टार्ट है? नहीं की, लेकिन टॉपिक सिलेक्शन का ही सोच रहे हैं अभी। कौन सा लेकिन टॉपिक इरादा सोचा? है कि सर अभी नहीं सोचा, यही सोच रहे हैं कि किस तरह सेलेक्ट करें। कौन से कॉलेज से हैं आप? सर आरएमसी से। आ रहे हैं, ठीक हो गया। बाकी कॉलेजेस में किसी ने सोचा है कुछ? सर हमारे कॉलेज में स्टार्ट होगी ये रिसर्च, मतलब हमारी डेडलाइन आ चुकी है टॉपिक सिलेक्शन की। तो हम लोग सोच रहे हैं लाइक थंब पेन प्रेवलेंस जो है मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट में, या ऑटो ड्राइवर्स जो हैं उनको बैक पेन या अपर आर्म के इश्यूज जो आ रहे हैं, मतलब इस तरह के अभी आ रही हैं आइडियाज, तो बस सर्च कर रहे हैं इसी पे पबमेड पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और एक चीज मैं ऐड कर दूं, जो आपकी ग्रेजुएशन का लेवल में होता है ना, वो अपने क्रॉस सेक्शनल ही करनी होती है, क्योंकि जो आपका
रिसर्च का सब्जेक्ट है उसमें ये है कि आपने रिसर्च करनी है, कंडक्ट करनी है, आपको उसका तरीका आना चाहिए। तो उसमें मोस्टली कॉलेजेस में क्रॉस सेक्शनल ही करवाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को टीचर आरसीटी भी करवा सकते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव भी करवा सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है यूएचएस की तरफ से वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज ही है। मीन प्रेवलेंस का और फ्रीक्वेंसी ही या एसोसिएशन चेक कर सकते हैं किसी भी चीज। सर आपने कौन सा टॉपिक सिलेक्ट किया था? मेरा था फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम अमंग पुलिस ट्रेनर एट पुलिस सेंटर लाहौर। जो शिन पेन होती है ना वो चेक करनी थी मैंने पुलिस ट्रेनर जो होते हैं उनमें, जब वो ट्रेनिंग करते हैं। और ये वाली शिन पेन आप एथलीट्स में भी चेक कर सकते हो, नर्सिस में भी चेक कर सकते हो, पुलिस वार्डन में भी चेक कर सकते हो, आपकी पॉपुलेशन चेंज करके भी चेक कर सकते हो। ओके सर। सर ऐसा हो सकता है आप अपने सीनियर्स का कोई टॉपिक रिपीट कर दो या बिल्कुल न्यू टॉपिक ही सिलेक्ट करना होता है? अच्छी बात है, आप खुद करो टॉपिक। अगर सीनियर वाला भी होता है लेकिन प्रोसेस सारा खुद सीखो आप। इसमें एंड नोट यूज करना, SPSS शीट बनाना, रिजल्ट बनाना, डाटा कलेक्ट करना, थीसिस लिखना, ये चीज़ें खुद करने की कोशिश करनी है। टॉपिक अगर सीनियर वाला भी हो जाए उसमें पॉपुलेशन चेंज कर लो, आप क्वेश्चनर भी यूज कर सकते हो, लेकिन पूरे का पूरा उठा के आगे नहीं दे देना कि बिल्कुल ना करना पड़े। ये होता है कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। ये आपके पास टाइम है, आप खुद कर सकते हो। अगर टॉपिक लेना है, टॉपिक में कोई अर्थ नहीं है, अपने सीनियर्स का भी ले सकते हैं। जी, किसी और ने पूछना हो? अभी हमारा बेसिक जो आज के सेशन का मोटो था वो उसमें था कि हमने आपको सब्जेक्ट का बताना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है और बुक्स वगैरह का बताना है। वो हो गया है। अभी हमारे का इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, तो रिसर्च के लिए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कोई सेशन रख लेंगे। तो अभी कोई आपका क्वेश्चन हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, वो पूछ लें, उसके बाद फिर हम सेशन एंड करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर सेशन। सर कोविड पे रिसर्च कर सकते हैं हम कि उसका फिजियोथेरेपी में क्या रोल है? बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल कैसी रिसर्च रहेगी? बिल्कुल आप कर सकते हो। और इसके लिए आपका जो मोस्टली जो होगा वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होगा, या इसका आप स्ट्रेस पे भी चेक कर सकते हो। इस पे आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जो इफेक्ट हुआ है वो भी चेक कर सकते हो। और इसमें जो ऑनलाइन लर्निंग है या फिजिकल लर्निंग है इसमें भी आप चेक कर सकते हो कौन सी बेहतर है, या कोविड-19 को रिलेट करके तो आप चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यस सर, ठीक है, थैंक यू। किसी और ने पूछना है, अदरवाइज फिर हम सेशन एंड कर देते हैं। जी नो माना सर। जी हाफिज भाई आवाज आ रही है मेरी अब? जी आप आ रही है। अच्छा ओके तो बच्चे आपने सबसे पहले ये होता है टॉपिक सेलेक्ट करना होता है आपकी रिसर्च के लिए जिसपे आपने काम करना है, ठीक है। तो टॉपिक सिलेक्शन आपको करवाई जाएगी सबसे पहले, इसलिए आप लोग अभी से इस पे मेहनत करना शुरू कर दें और आपने क्या करना है वो मैं आपको गाइड करती हूँ। टॉपिक होता है आपका रिसर्च का टाइटल, वो चीज जिसपे आप काम कर रहे हो। तो उसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। जैसे आपने एफएससी के बाद अपने अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चूज करनी होती है, ठीक है। ऐसे नहीं आप रैंडमली किसी सब्जेक्ट में चले जाते हैं, आपका जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है आप उसी को ऑप्ट करते हो फर्दर स्टडीज के लिए, सो रिसर्च टॉपिक भी इसी तरह है कि आपने फर्दर उसको जो इलेबोरेट एक्सप्लेन करना है, स्टडी करना है जिस टॉपिक को, वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना।
तो अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे आपको पता चलेगा? कुछ बच्चों को तो ऑलरेडी शुरू से एक क्यूरियोसिटी होती है, कोई कई वो अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं तो उनके माइंड में कई क्वेश्चंस होते हैं, तो वो ऑलरेडी उनके माइंड में एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन चुका होता है। हाँ, मैं कार्डियोलॉजी वाली साइड में देखना चाहती हूँ कि क्या कार्डिक प्रॉब्लम है और इसमें हमारी फील्ड में हम क्या कर सकते हैं इस तरह से। या कोई जैसे कुछ बच्चों की लाइक उन्होंने उनका एक्सपोजर ज्यादा हो, जैसे रिसर्च वो किसी क्लिनिकल साइड में वर्क करते हैं, पीडियाट्रिक्स में उनका वर्क ज्यादा हो, तो उनको ये होता है कि मैं पीडियाट्रिक्स में जरूर चाहूंगी कि ये कंडीशन इस पे मैं रिसर्च करूं या इस टॉपिक को क्लैरिफाई करूं, इस क्वेश्चन को मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं इसको इसके आंसर्स ढूंढूं। तो इस तरह से कई बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी बना होता है। ठीक है, उनके लिए ये आसान है। जिन बच्चों का ये है कि मैं किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर लूंगा या कर लूंगी, तो उनको एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट आपको होगा उस फील्ड में, उस डोमेन में, आप उतने अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो। फिर फर्दर ये क्या करती है, आपकी हेल्प भी हो जाती है इसी तरह से आपके मास्टर्स की सिलेक्शन में, कि आप कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहते हैं, इस तरह से। तो बेसिकली हमारी जितने भी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं यही डोमेन्स हैं, पीडियाट्रिक, जेरियाट्रिक्स, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, कार्डियोपल्मोनरी, इसी तरह मैनुअल में ऑर्थोपेडिक, फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो गई। तो ये जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं यही डोमेन्स हैं आपकी। अब क्योंकि अभी आप फाइनल ईयर स्टार्ट है, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें इन सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सो क्या है, आप जिनको अभी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की नहीं समझ, वो सोचें कि वो किस एरिया को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ऑर्थोपेडिक वाली कोई कंडीशन अच्छे से पढ़ सकते हैं, उस पर स्टडी कर सकते हैं, अगर आपके लिए इजी है, फीजिबल है, ठीक है, जैसे आपको लगता है कि आपका किसी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक साइड पे आपकी रेफरेंसेस हैं, तो अगर आपने रिसर्च करनी हो, आपको वहां पे एक्सेसिबिलिटी आपकी आसान हो जाएगी। या आप किसी क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपके पास किसी चेस्ट कंडीशन के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि ये मेरे लिए अप्रोचेबल है और मैं इसमें कर भी सकती हूँ, तो आप कार्डियोपल्मोनरी वाली साइड सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है ना आप लोगों को? इस तरह से आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अब दूसरा फिर ये है कि आप, अगर आपको पता नहीं चल रहा, अगर आप पीड्स में करना चाह रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन सी कंडीशन देख सकते हो। लेट्स से मुझे पीड्स में करना है, ठीक है, बट मगर मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है कि मैं पीड्स में कर क्या सकती हूँ। तो अब क्या करूंगी मैं, कि मैं अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप खोलूंगी, उसमें सर्च इंजन खोलूंगी। सर्च इंजन क्या है? जैसे गूगल होता है, तो रिसर्च की डेटाबेसेस होती हैं, आपने 4th ईयर में पढ़ी होंगी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में, पबमेड, पेड्रो, गूगल स्कॉलर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो सिंपलेस्ट हम यूज करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, रिसर्च आर्टिकल्स को रिसर्च करने के लिए, वो गूगल स्कॉलर है। इसके अलावा आप पबमेड यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक गूगल स्कॉलर है जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे यूज कर लेते हैं। तो गूगल स्कॉलर पे जाऊंगी मैं। अब मैंने पीड्स की करनी है रिसर्च, ठीक है, मैंने सोच लिया, मेरे माइंड में कोई भी कंडीशन है, क्लब फुट एलेट से, चलो ठीक है, मैंने कहा मैं क्लब फुट पे रिसर्च करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं गूगल स्कॉलर पे जाऊंगी, उसके सर्च बार में क्या लिखूंगी, क्लब फुट, एंटर। क्लब फुट से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्चेस खुल जाएंगी, उसमें मेडिकल रिसर्चेस होंगी, फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड भी होंगी, जो भी रिसर्च होगी ना वहां पे आपकी खुल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको स्क्रॉल करो जरा, इंस्टाग्राम और उस पे स्क्रॉलिंग छोड़ के थोड़ा सा रिसर्च पे, स्क्रॉलिंग पे फोकस कर लेंगे ना, तो जरा फायदा हो जाएगा। तो स्क्रॉल करो उसको, जो आर्टिकल आपको लगे यार ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, मैं इसको देखूं खोल के, तो आप उसको खोलें, उसको रीड करें, ठीक है। कई क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स होती हैं, तो खाली एब्स्ट्रैक्ट खुलता है, कोई बात नहीं, आप खाली एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, उसमें टाइटल देखो, मेथड क्या यूज हुआ है, अच्छा ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये है। आपको लगता है कि आप वो कर सकते हो, आप उसको लिख लो, नोट डाउन कर लो साइड पे, ठीक है, या उसको बुकमार्क कर लो, उस पेज को, उस आर्टिकल को डाउनलोड कर लो आप लोग। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा अगेन स्क्रॉलिंग करो, देखो, सर्च करो। अच्छा, अब अगर आपको समझ नहीं आ रही कि यार ये तो सारे मेडिकल डोमेन के आ रही हैं, मेरी डोमेन में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप साथ में एक और अपना कीवर्ड ऐड कर लो, ठीक है। आपने कीवर्ड्स तो पढ़े होंगे ना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में। तो आप क्या करो, क्लब फुट एंड फिजियोथेरेपी लिख लो,
तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स खुल जाएंगे। अच्छा, अब आप ना आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस तरह से सर्च करना शुरू करोगे, देखोगे ना टॉपिक्स को, आपका माइंड जो है ना वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके माइंड में आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं क्लब फुट की फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी देख सकती हूँ, मैं क्लब फुट में उसकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उन पे भी रिसर्च कर सकती हूँ, या मैं इसके क्वेश्चनर पे भी रिसर्च कर सकती हूँ, या मतलब जो भी है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड में ना आता जाएगा, आप उसको लिखते जाओ, सर्च करते जाओ। आपके पास सर्च इंजन में आपको कोई टैक्स नहीं लगता, आप जो मर्जी लिखो और उसको एंटर करते जाओ, वो आपके पास आर्टिकल खुलते जाएंगे, उसको खोलो, रीड करो। इसी तरह आप अपने पास आर्टिकल्स जमा करो, रिलैक्स करो, कुछ दिन बाद फिर खोलो और फिर देखो, अब आपको और माइंड में आइडियाज आएंगे। तो इस तरीके से आपने अपना रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करना, जो भी है माइंड में आ रहा है लिख डालो, उसको एंटर करो और उसको रीड लाजमी करो। आर्टिकल को रीड नहीं करोगे, खाली टॉपिक देखोगे, आपको नहीं पता चलेगा। मतलब आपने कर लिया, जैसे आप ऊपर ऊपर से देख के कहते हो हाँ ये अच्छा, मैं इसको कर लेती हूँ, बाद में वो आपके लिए फिजिबल ना हो तो फिर अब फिजिबल होना क्या है? फिजिबल होने का मतलब ये है कि जो आप रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, आप उस पर रिसर्च कर सकते हो या नहीं। किस सेंस में? क्या आपके लिए वो फाइनेंशियली फिजिबल है? आप स्टूडेंट हो, आप पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते रिसर्च पे, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे किस चीज पे लगने चाहिए? आपके क्वेश्चनर की प्रिंटिंग पे, ठीक है, या आपका हॉस्पिटल आने जाने का फेयर, ठीक है। बस अगर आपको उसके लिए कोई मोडालिटी खरीदनी पड़ रही है, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ रहा है, तो उसको छोड़ दो, वो आपके लिए फिजिबल नहीं है, आप स्टूडेंट हो और इतना हाई लेवल की स्टडी की अभी हमें जरूरत नहीं है। दूसरा, क्या आपके लिए जो पेशेंट पॉपुलेशन है वो अप्रोचेबल है या नहीं? मैं एक रेयर डिजीज की पॉपुलेशन स्टडी कर ले, रेयर डिजीज सेलेक्ट कर लेती हूँ और मुझे लाहौर में उसके पेशेंट्स नहीं मिलते, मुझे खपना पड़ता है, मैं हर हॉस्पिटल जा जाके उसके पेशेंट ढूंढूंगी, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, ठीक है। तो उससे अच्छा ये नहीं है कि मैं कोई ऐसी कंडीशन ले लूं जो मुझे इजीली मिल जाए, ठीक है। एक चीज ये, ठीक है। तो ये कुछ फिजिबिलिटीज भी आपने अपनी देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो ये चीज एक बहुत बेसिक है जो आपको समझनी जरूरी थी टॉपिक सेलेक्ट करने में। अब आप सब क्या करोगे, अपना जितना भी फ्री टाइम है उसको इसमें यूटिलाइज करो। दिन में अगर आप 5 घंटे सोशल मीडिया को दे रहे हो तो 4 घंटे उसमें से रिसर्च को दे दो, 1 घंटा सोशल मीडिया दे दो, कोई इशू नहीं है। टॉपिक सेलेक्ट हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो जो मैंने बोला। ज्यादा अच्छा समझ आएगा जब आप करोगे जो मैंने बोला उसको। तो बेशक अभी फौरन आप लोग अपने लैपटॉप खोलो और सर्फिंग शुरू करो। फर्दर आपको माइंड में क्यूरीज आती जाएंगी, तो वो फिर हम बाद में क्लियर करेंगे। अभी इससे ज्यादा मैं अगर आपको बताऊंगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जब आप लोगों को एक ये चीज सीख जाओगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ मैं ये सेलेक्ट कर सकती हूँ, आपको एरियाज ऑफ डोमेन पता चल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो फिर हम आपको बाद में बताएंगे। एनी क्वेश्चंस? मैम ये जितनी भी रिसर्चेस मतलब जो आइडियाज आ रहे हैं उसको मैं सर्च कर रही हूँ 2-3 दिन से। तो जो भी मैं सर्च करती हूँ वो ऑलरेडी रिसर्चेस हुई हुई हैं, तो मतलब हम क्या सेम टॉपिक पे दोबारा वो रिसर्च करेंगे? लाइक ये चीज भी मुझे क्लियर हो रही, मतलब जो भी आइडियाज आ रहे हैं वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं, कोई रिसर्च ही नहीं बची। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। होता ये है कि जो आप रिसर्च आर्टिकल्स देख रहे हैं, आप या तो वो आउट ऑफ कंट्री है, पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है, तो पाकिस्तान में उनपे हो सकता है वो रिसर्च ना हुई हो। उसके लिए एक तरीका होता है, एक वेबसाइट है pakmedinet.com, पे आप जाके देख सकते हो। जो आपका रिसर्च आर्टिकल है वो जनरली डेटाबेस है जिसमें पाकिस्तान की रिसर्चेज आपको मिल जाती हैं। अगर नहीं मिल रही तो अच्छा है, फिर आप उस पर कर सकते हो। बाहर हुई है कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान में करो आप। आपने अपने टॉपिक को एज इट इज नहीं लेना ना, आपने अपने टॉपिक में चेंजेस करनी है। मतलब ये कि आप एक टॉपिक ले रहे हो, उसमें युगांडा में रिसर्च हुई है, वो उधर की पॉपुलेशन है, आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे कर रहे हो। एक चीज ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप अपनी कंडीशन चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल फ्लैट फुट की प्रेवलेंस देख रहे हो ओबीस चिल्ड्रन में, ठीक है, तो आप ओबीस चिल्ड्रन को ऐसे रहने दो, आप कंडीशन चेंज कर दो, या फ्लैट फुट को ऐसे रहने दो, आप
पॉपुलेशन चेंज कर दो, आप ऐसे कर सकते हो। आप वही टॉपिक आपने उठा लिया नेट से, पाकिस्तान में रिसर्च नहीं हुई, कोई इशू नहीं है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया कि वो पाकिस्तान में हुई नहीं है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि हुई है या नहीं हुई, लेकिन आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसका क्वेश्चनर चेंज कर दो। जिस जो आउटकम मेजर हम यूज करते हैं ना, पेशेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं, जो हमारा रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए जरूरी होता है, जैसे सर्वेस हम करते हैं ना, तो सर्वेस के लिए हम एक फॉर्म यूज करते हैं, कोई भी जिस टॉपिक पे सर्वे उससे रिलेटेड। आप लोगों ने कितने सर्वे सॉल्व किए होंगे अब तक। तो मेरी कंडीशन फ्लैट फुट है, तो मैंने फ्लैट फुट की प्रेवलेंस देखने के लिए अगर एक क्वेश्चनियर है मेरे उस आर्टिकल में, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसका कोई और क्वेश्चनियर देख लेती हूँ किसी और आर्टिकल में, मैं वो क्वेश्चनियर यूज कर लूंगी, तो यहाँ से भी डिफरेंस आ जाएगा। तो आप अपने आर्टिकल में किसी भी तरह से चेंज ला के डिफरेंस बना सकते हैं। Yes, ma'am. Thank you so much. ठीक है, और अभी किसी ने क्वेश्चन पूछना है? किसी ने नहीं पूछना? चलिए फिर हम एंड करते हैं क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा भी हो गया। ठीक है। बाकी अगर कोई और किसी का क्वेश्चन होगा तो वो ग्रुप में पूछेगा, फिर उसको वहां पे भी गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग हेजिटेट मत करना। आप लोगों ने छोटा से छोटा भी क्वेश्चन पूछो कि हम आपके लिए अवेलेबल है आंसर करने के लिए, रिसर्च में आपकी हेल्प करने के लिए, आपके स्टडीज में हेल्प करने के लिए। आप लोग प्लीज बच्चों ये मत सोचना कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी ये बहुत भोंगा लगेगा, या ये बहुत अजीब लगेगा, ये बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चन है, या ये पूछना अनइम्पोर्टेंट है। आप पूछो, कोई इशू नहीं है, हम आंसर करने के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही, हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन बच्चों एक बात बहुत जरूरी, वो ये, फाइनल ईयर इसको आप लोगों ने लाइट नहीं लेना, और इतना हैवी भी मत कर लेना कि आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। तो एक ही चीज है कि टू क्लियर फाइनल ईयर इज कंसिस्टेंट एंड थॉरो स्टडी। आप साथ साथ पढ़ो, अच्छे से साथ साथ पढ़ो, फाइनल ईयर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर को बर्डन बनाकर खुद रखोगे तो फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। थैंक यू। चलिए, थैंक यू मायरा। थैंक यू मैम। चलिए, आप लोगों का भी थैंक यू जिन लोगों ने ज्वाइन किया, और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी। अगर बाद में किसी ने देखनी हो वो भी देख सकते हैं, हम शेयर भी कर देंगे। चलिए, थैंक यू। फिलहाल अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।